मैं शगुफ्ता शेख नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का व्याकरण भाग देखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आपने पिछली कक्षा में कक्षा 7 में व्याकरण का पहला भाग देखा था, संज्ञा और सर्वनाम। अब बताइए संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ बताते, संज्ञा यानी नाम, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और साथ ही साथ इसके साथ हमने सर्वनाम यह भाग पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। पुनः एक बार इसकी परिभाषा दोहराती हूँ कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके आगे और भी भाग है, जैसे विशेषण है, विशेष है, तो ये आज भाग हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले जो हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़े थे, इसकी परिभाषा का पुनरुद्धरण फिर से एक बार कर लेते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विशेषण और विशेष भाग, तो लेकिन उसके पहले हम देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इसका बस आपको मैं थोड़ा सा पुनरुद्धरण कर देती हूँ। किसी भी नाम, जगह, व्यक्ति, विशेष अथवा स्थान आदि बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का जो भी कोई नाम होता है तो उस नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण भी आपको यहाँ पे बताया गया है। राम, राम ये किसी व्यक्ति का नाम है। भारत ये किसी जगह का नाम है। तो राम, भारत, हिमालय, गंगा, मेज, कुर्सी, बिस्तर, चादर, शेर, भालू, सांप, बिच्छू आदि, ये सारे जो नाम कहलाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। साथ ही साथ संज्ञा के कुछ भेद भी है। जैसे संज्ञा के कुल 6 भेद बताए गए। तो संज्ञा के कुल कितने भेद है, 6 भेद है, लेकिन हमने सिर्फ इसी 3 ही भेदों को हमने पढ़ा था। तो पहला भेद होता है इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे राम, भारत, सूर्य आदि, किसी व्यक्ति का जो नाम होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध है या उसका पूरे वर्ग का बोध हमें जब होता है तो इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे पहाड़, बकरी, कंप्यूटर आदि। और यह यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, जैसे कक्षा, बारात, भीड़, झुंड। तो यहाँ पे हमें समूह का बोध होता है तो इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे पानी, लोहा, मिट्टी, खाद या उर्वरक, जो उर्वरक यानी बचा हुआ। पांचवा है संख्यावाचक संज्ञा। देखिए इसके नाम में इस पर जो संज्ञा की परिभाषा मिलती है हमें कि संख्या, अगर किसी शब्द से हमें संख्या का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक संज्ञा। जैसे दर्जन, जोड़ा, 5, 1000 आदि। अब मुझे बताइए दर्जन में कितने अंक होते हैं, तो दर्जन में कुल 12 अंक होते हैं। अगर सपोज मैंने बोल दिया आधा दर्जन, तो आधा दर्जन में कितना होगा, 12 का आधा कितना होगा, 6। भाववाचक संज्ञा। अभी इसमें क्या होता है, भाव में यहाँ पे हमको जो उसकी जो भावना या उसकी जो गुणदोष अवस्था है इसका बोध होता है। जैसे ममता, बुढ़ापा, क्रोध, गुस्सा, ये जो सारी होते हैं ये क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो फिर से एक बार बता दूं कि किसी नाम, जगह, व्यक्ति, विशेष यानी कोई विशेष यानी कि खास व्यक्ति का जो नाम होता है उसे कहते हैं हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके तो कुल वैसे तो 6 भेद होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही भेदों को फिलहाल अभ्यास करना है। और यह अभ्यास जो हमने पिछली कक्षा में किया था। पहला भेद है उसका जातिवाचक संज्ञा। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या है, इस परिभाषा को मेरे साथ साथ आप भी दोहराना है, इस परिभाषा को आपको भी याद करना है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति,
प्राणी, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर किसी शब्द से हमें उस जात का या उस वर्ग का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे एक उदाहरण में बताया गया शहर। अब शहर मतलब क्या? कोई एक शहर आ गया, शहर मतलब जितने शहर है सब आ गए, तो शहर का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे किसी विशेष शहर का नाम तो नहीं लिया। अगर यहाँ पे किसी विशेष शहर का नाम लिया गया था, जैसे हमने बोला मुंबई, तो किसी विशेष शहर का नाम हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शहर, शहर यानी सब आ गए, तो एक वर्ग का, एक जात का हमें बोध हो गया, तो ये जो शहर कहलाएगा ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब यहाँ पे दूसरा शब्द है खिलौना। खिलौना मतलब किसी एक खिलौने का नाम नहीं लिया गया, तो खिलौना मतलब सारे खिलौने आ गए, तो एक वर्ग का, एक जाति का बोध होता है। यहाँ भी ये खिलौना क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला है लड़का। अब यहाँ पे भी लड़का, लड़का यानी लड़के के जो वर्ग पुरुष जाति का पूरा बोध होता है, किसी विशेष लड़के का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया, तो ये भी एक वर्ग का बोध होता है, एक जात का बोध होता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? जातिवाचक। अगर मैंने यहाँ पे सुरेश ये नाम लिखा होता तो सुरेश क्या हो जाता है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ बोला लड़का, लड़का में एक जाति का बोध होता है, एक पुरुष जाति का बोध होता है, तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। तो जब किसी शब्द से हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है या पूरे वर्ग का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे पुरुषवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे जो भी व्यक्ति का नाम लिया गया, जो भी स्थान का नाम लिया गया या जो भी प्राणी का नाम लिया गया, वो एक ही होता है, वो विशेष होता है, ये उसकी खासियत होती है। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिया समीना, ये किसी लड़की का नाम है। अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे लड़की बोले तो जात का बोध होता था, लेकिन मैंने समीना एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया तो यह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजेश ये भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। पुणे ये किसी जगह का नाम है, ये एक ही जगह होती है, ऐसा नहीं कि ये एक ही जगह होती है, लेकिन वो विशेष उस जगह का वो नाम है। सूरज ये, तो ये जो नाम होते हैं, ये जो विशेष नाम होते हैं किसी वस्तु, प्राणी, जगह के, उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुणदोष, अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये भाववाचक की परिभाषा है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई प्राणी है या कोई जगह है कि उनके गुणदोष, गुणदोष यानी अच्छी बातें भी या बुरी बातें भी, तथा उनके मन के भावों का बोध कराते हैं, उनकी जो भावना है वो, उसका महत्व या उनकी भावना किस प्रकार की है, उस शब्द से जब हमें समझता है तो उस शब्द को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला हर्ष, हर्ष यानी क्या? खुशी होती है, आनंद होता है, प्रसन्नता भी खुशी। अगर वह लड़की बहुत प्रसन्न है तो वो लड़की है, लड़की कैसी है? प्रसन्न है, तो प्रसन्नता से उसकी जो भावना है, वो लड़की की जो भावना है वो हमें समझती है उस शब्द से। वो लड़का बहुत ज्यादा क्रोधित है, लड़का कैसा है, इसकी क्या भावना चढ़ी है, वो कैसे, किस भाव का है, तो लड़का क्रोधित है। अभी उसकी ये क्रोधित से उसकी हमें भावना पता चल रही है। तो इस प्रकार से जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुणदोष समझते तथा उसके मन के भावों को हम समझ सकते हैं, तो उसे, उस शब्द को हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा के तीन भेद हमने जो देखे थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा को हमने पिछले कक्षा में भी अभ्यासा था। अब इसका अगला है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहेंगे अभी हम? तो इसकी परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, और प्रयुक्त यानी इस्तेमाल होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
अथवा संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि संज्ञा, संज्ञा यानी क्या? नाम। संज्ञा यानी क्या? नाम। अगर नाम की जगह ही, जैसे मैंने बोला मोहन बहुत अच्छा गाता है, मोहन बहुत अच्छा गाता है, जैसे यहीं पे आपको मैं उसका उदाहरण लिख के बताती हूं। मोहन बहुत अच्छा गाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि किसी विशेष व्यक्ति का जब नाम आता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे नाम क्या है? यहाँ पे मोहन, ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। लेकिन सर्वनाम किसे कहते हैं? कि संज्ञा, ये जो संज्ञा मोहन है, ये संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, ये संज्ञा के स्थान पर जब दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है तो उसे कहेंगे सर्वनाम। अगर मैंने यहीं पे नाम मोहन के जगह मैंने यहाँ पे वह, अब मैंने लिखा सिर्फ वह बहुत अच्छा गाता है, वह यानी कौन? मोहन। तो मैंने यहाँ पे उसका नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ वही बताया कि वह बहुत अच्छा गाता है। तो यार जिस तरह से मैंने मोहन के जगह पे वह लिया, तो जो संज्ञा की जगह किसने ले ली? वह ने ले ली। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होता है उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। और सर्वनाम का इस्तेमाल कब होता है? जो संज्ञा होती है, हम कहेंगे कि मोहन बहुत अच्छा गाता है, मोहन बहुत अच्छा क्या कुछ भी, मतलब उसकी जो भी खासियत है, हम बार बार तो मोहन का नाम नहीं लेते। मोहन बहुत अच्छा गाता है, मोहन बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, मोहन सबकी मदद करता है, हम ऐसे बार बार नहीं कहते। हम सिर्फ एक ही बार नाम लेंगे और कहेंगे कि मोहन बहुत अच्छा गाता है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, वो सबको मदद करता है। तो यहाँ पे मोहन के जगह मैंने दूसरा शब्द क्या वापरा? वह, वो सबको मदद करता है। तो हम किसी शब्द को या किसी संज्ञा को उसकी पुनरुक्ति यानी दोबारा दोहराना, तो हम उसके नाम को दोबारा नहीं दोहराते, उसके जगह सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब इस तरह संज्ञा के स्थान पर जो दूसरा शब्द हम प्रयुक्त करते हैं, जो दूसरा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तू, तुम, वह, वे, उसके आदि। जैसे मैं जा रही हूं, अब मैं ऐसा नहीं, यहाँ पे मैं मेरा नाम तो नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूं, तो मैंने मेरे नाम की जगह मैंने क्या लिया? मैं। तो ये हो गया सर्वनाम। आप कहाँ जा रहे या आप आइए, अगर कोई मैं अगर वहां पे मोहन है, मोहन आइए, तो ऐसा तो नहीं बोल रही कि आप आइए, ऐसे बता रही हूँ। तो नाम की जगह मैंने आपका इस्तेमाल किया। तू, तुम, ये जो सारे जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये याद रखिए कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले दूसरे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब जो सर्वनाम है उसके भी भेद होते हैं। सर्वनाम के भी कुल 6 भेद है। सर्वनाम के भी कुल कितने भेद है? सर्वनाम के कुल 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे जो सर्वनाम दिए गए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, ये जो है इसकी परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, तो किसी अन्य के स्थान पर आते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं, तुम, वह, मैंने, हमारा, आप, ये जो सारे उदाहरण है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जब कोई दो व्यक्ति जब बातचीत करे या तीसरे कार्य में बारे में बताते या जब आपस में बातचीत करे तो मैं, तुम, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन्हें क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर मैं पूछ रही हूँ कि वह कहाँ गया, अब यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ ना, वह कहाँ गया, कहाँ गया मतलब मोहन कहाँ गया, मैं पूछ रही हूँ,
तो कहाँ गया, ये हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कौन, क्या, किसे, कैसे, किसने, इस पे आमतौर पे सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से आता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से आता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। तो एक सर्वनाम का संबंध जो दूसरे सर्वनाम से आता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम के शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का निश्चितता का बोध होता है कि वो तय है, वो निश्चित है, वो वैसा है। अगर निश्चितता का बोध होता है तो हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे इसके उदाहरण, वह सड़क पार कर रहा है। इसका उदाहरण मैं एक बता रही हूँ कि वह सड़क पार कर रहा है। या फिर दूसरा है, यह बहुत मेहनती लड़का है। अब यहाँ पे मैंने नाम नहीं इस्तेमाल किया, वह सड़क पार कर रहा है, ये निश्चय वो कर रहा है। यह बहुत मेहनती लड़का है। ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा मेहनती, तो यह हमारा जो निश्चय होता है वह, यह, ये जो सारे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी इसी का उलट होता है, इसी का जो विलोम होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का निश्चितता का बोध नहीं होता है कि वो निश्चित नहीं है, बस हो गया होगा, किया होगा, ऐसे जिस मतलब उसमें हम कोई भी निश्चयता नहीं होती, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आएंगे कोई, कुछ, किसी, ऐसे शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। जैसे वो कुछ कर रहा है, हमें पता नहीं कि वो क्या कर रहा है लेकिन कुछ तो कर रहा है, ये अनिश्चितता का दर्शाता है, तो इसे कहेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहां कोई है, वहां कोई है, कोई तो है लेकिन कौन है हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हमें निश्चितता नहीं होती है, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला बताया गया निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जो होता है निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप, हम, इस प्रकार के शब्दों का निजवाचक सर्वनाम में इस्तेमाल किया जाता है। ये संज्ञा सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। व्याकरण में सर्वनाम एक विकारी शब्द है। हिंदी में मूल सर्वनाम के 11 है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रयोग के दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार बताए गए। जैसे पुरुषवाचक में मैं, तुम, आप, मैं, तू, आप, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, क्योंकि इसमें निश्चितता नहीं होती है। संबंधवाचक में जो, सो, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, इसमें आमतौर पर प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाता है। और निजवाचक में आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो भाग हो गया। अब इसका हम अगला भाग देखेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब हो गया संज्ञा या सर्वनाम। अब विशेषण, इस शब्द में विशेषण का महत्व है। विशेषण मतलब क्या? उस व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, उस व्यक्ति की खासियत बताते हैं। अब यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम, जैसे अभी कोई नाम बताया गया है कि मोहन बहुत अच्छा गाता है, जैसे मैं पहले वाले ही उदाहरण का इस्तेमाल करती हूँ, मोहन बहुत अच्छा गाता है। मोहन हो गया, संज्ञा हो गया। मोहन क्या कर रहा है? गा रहा है। लेकिन मोहन किस प्रकार से गा रहा है, क्या विशेषता है, क्या गुण उसके बताए गए कि मोहन बहुत अच्छा गाता है, तो ये अच्छा जो है ये उसकी विशेषता बताते हैं। तो ये जो अच्छा शब्द है ये विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे बताई गई है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, यानी उस व्यक्ति की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ प्रस्तुत जैसे उदाहरण में कुछ बताया गया है, सुंदर लड़की खेल रही है। यहाँ पे देखिए सुंदर लड़की खेल रही है, लेकिन लड़की कैसी है? लड़की सुंदर, ये उसकी विशेषता, ये उसकी खासियत है।
तो ये हो गया संज्ञा के हो गया। तो और एक है वह सुंदर है, यहाँ पे ये जो सर्वनाम है वह क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ पे जो लड़की था ये संज्ञा था, लेकिन कौन सा संज्ञा था, ये जातिवाचक संज्ञा था, क्योंकि लड़की एक वर्ग का बोध कराता है। और यहाँ पे क्या, वह ये सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर, वह सुंदर है, वह कैसा है, सुंदर। तो ये तो हो गया सर्वनाम, सुंदर ये उसकी विशेषता हो गई। तो ये शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण। रमेश दयालु है, यह संज्ञा का विशेषता बताती है, तो दयालु ये विशेषण है। और अगला है वह दयालु है, इस सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, दयालु, तो ये हो गया। तो इस वाक्य में सुंदर, दयालु ये सारे जो है विशेषण दर्शाते हैं, तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो ये बात याद रखिए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण के कुल 4 प्रकार है, विशेषण के कुल 4 प्रकार है, ये 4 भेद हैं। जैसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, और जो चौथा है वो है सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए इन जो प्रकार है, इन जो भेद है, उनके हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। पहला जो बताया गया है गुणवाचक विशेषण, पहला जो बताया गया है गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से, अब इसकी परिभाषा देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पुनः एक बार इस परिभाषा दोहराती हूं मैं, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी प्राणी के बारे में जब उसके रूप के बारे में या रंग के बारे में हमें दर्शाया जाता है जिस शब्द से, उस शब्द को हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, उदाहरण दिए गए, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। अब धर्मपुर जो है ये क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। तो धर्मपुर किस प्रकार का नगर है, स्वच्छ नगर है, तो यह क्या होगा, उसका विशेषण हो गया। लेकिन किस प्रकार का विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। सीता सुंदर है, सीता ये सर्वनाम संज्ञा है, सीता किस प्रकार की है, सीता कैसी दिखती है, सुंदर दिखती है, तो संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, तो इसके गुण बताए गए हैं, तो ये क्या हो गया, सुंदर, ये जो है गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। वह गली बहुत गंदी है, वह ये क्या है, सर्वनाम, यहाँ पे किसी गली का नाम नहीं लिया गया, यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता क्या है कि वो बहुत गंदी है, तो ये गंदी है क्या, इसकी विशेषता है, तो ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे स्वच्छ, सुंदर, गंदी ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे और शब्द दिए गए, जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, ताजमहल एक सुंदर इमारत है, ताजमहल किस प्रकार की इमारत है, सुंदर, तो ये विशेषण हो गया। जयपुर में पुराना घर है, जयपुर में घर था लेकिन कैसा है, क्या विशेषता है, वो पुराना घर है। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, जापान के जो लोग हैं उनकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि वहां के लोग जो है स्वस्थ है, हेल्दी है। मैं ताजा सब्जियां लाया हूं, मैंने सब्जियां लाई है, लेकिन किस प्रकार की सब्जियां मैंने लाई है, तो जो सब्जियां लाई है वो ताजी है, तो ये क्या दिखा रहे हैं हमें, ये गुण दर्शा रहे, तो इसे हम कहेंगे गुणवाचक सर्वनाम। अगला है संख्यावाचक सर्वनाम। संख्यावाचक सर्वनाम, देखिए इसके नाम में इसकी परिभाषा बताई गई कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध होता है, अगर किसी शब्द से हमें संख्या का बोध होता है तो उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी, कक्षा में 40 विद्यार्थी है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उसकी दूसरी लड़की की शादी हो गई, तो यहाँ पे हमें अंक संख्या दर्शाते हैं, जैसे 40 दोनों भाई और उनके में दूसरी, तो ये क्या है, संख्या दर्शाते, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे भी कुछ बताया गया है कि विकास 4 बार खाना खाता है, विकास खाना खाता है, कितनी बार खाता है,
4 बार, तो यहाँ पे संख्या का बोध होता है, तो यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। मीना 4 केले खाती है। मीना केले खाती है, कितने? 4। दुनिया में 7 अजूबे हैं। दुनिया में अजूबे हैं, कितने हैं? 7। तो इस प्रकार संख्या दर्शाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, तो ये 200 जो है ये भी संख्या दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इन्हें कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अगला है परिणामवाचक विशेषण। अगला जो भेद है वो है परिणामवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देखिए, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये जो वस्तु है वो नापा जाता है या तोला जाता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे हम? परिणामवाचक विशेषण। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, यहाँ पे जो कपड़ा मांग रहा है, लेकिन कपड़ा कितने मांग रहा है? 2 मीटर। तो 2 मीटर कपड़ा जो हम नाप के लेते हैं, है ना, तो ये जो नापा गया है, तो 1 किलो चीनी चाहिए। चीनी चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए? 1 किलो। बीमार को थोड़ा सा पानी देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा। तो इस प्रकार के जब शब्दों का प्रयोग होता है, इस प्रकार के शब्दों से जो वाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, इसे कहेंगे परिणामवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे बताया गया, मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो। तो टमाटर मांगे, लेकिन कितने मांगे? तो टमाटर हम तोल के लाएंगे, तो 1 किलो। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना। बाजार से आते वक्त कितने किलो चीनी लाना है? आधा किलो। तो ये जो आधा किलो है ये भी परिणामवाचक है। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। जाओ 1 मीटर कपड़ा ले। कपड़ा कितने मीटर लाना है? 1 मीटर। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। मुझे खाना चाहिए, लेकिन कितना? थोड़ा सा। तो इस प्रकार से जब कोई विशेषण को नापा तोला जाता है तो उस प्रकार के शब्दों को हम या उस प्रकार के विशेषण को क्या कहेंगे हम? परिणामवाचक विशेषण। इसका अगला है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई, इसकी परिभाषा देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पुनः एक बार इसकी परिभाषा दोहराती हूं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो इस वाक्य में देखिए क्या बताया वहां पे? सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आता है, तो यहाँ पे वह आदमी, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कौन छात्र मेरा काम करेगा? तो यहाँ पे सर्वनामिक क्या है? कौन छात्र। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके कुछ उदाहरण गए। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है। तो यहाँ पे क्या है? यह लड़का, ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। कक्षा में अव्वल आया है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो यहाँ पे वह आदमी, ये जो है सार्वनामिक विशेषण है। यह लड़की वही है जो मर गई थी। तो यहाँ पे क्या है? सार्वनामिक। यह लड़की। कौन है जो सबसे उत्तम है? कौन है जो सबसे उत्तम है? तो यहाँ पे कौन है, ये जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाया जाता है। अब विशेषण होगा और एक आखिरी इसका भाग है विशेष्य। विशेषण जो होता है विशेष से ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसकी भाषा देखिए, परिभाषा। विशेष्य, विशेष्य क्या ने क्या? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है।
जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जो संज्ञा, जो विशेषता हम जिसे संज्ञा सर्वनाम के बताए जाते, जो विशेषता बताई, लेकिन जो विशेषता जिसके बारे में बताई गई है वो शब्द या जो वो होता है वो संज्ञा सर्वनाम क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया, एक उदाहरण दिया गया, गीता सुंदर है। इसमें जो सुंदर है ये विशेषण है। गीता कैसी है? सुंदर। लेकिन सुंदर कौन है? सुंदर कौन है? गीता। गीता के बारे में ये बताया गया, तो यहाँ पे गीता जो है ये विशेष्य कहलाएगी। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। पूर्व में जैसे थोड़ा सा जल लाओ, यहाँ पे जो है पहले आया गया विशेषण। और दूसरा है 1 मीटर कपड़ा ले आना। बाद में जैसे है यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। तो ये बात याद रखिए कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द की जिस विशेषता बताई गई है, जिसके बारे में विशेषता बताई गई है वो विशेष्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पे गीता सुंदर, सुंदर ये उसकी विशेषता हो गई, ये विशेषण शब्द। लेकिन किसके बारे में बताया गया? गीता, तो गीता यह विशेष्य कहलाएगी। जिसे विशेषण विशेष के कुछ आपको उदाहरण यहाँ पे बताए गए। इस बात को हम निम्नलिखित उदाहरण से देखते हैं। जैसे सुरेश बुद्धिमान है। सुरेश कैसा है? बुद्धिमान। ये उसकी विशेषता बताएगी, तो ये बुद्धिमान ये क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। सुरेश बुद्धिमान है। लेकिन बुद्धिमान कौन है? किसकी विशेषता बताई गई? सुरेश। तो ये क्या कहलाएगा? विशेष्य। सुरेश जो कहलाएगा विशेष्य, और बुद्धिमान ये उसकी विशेषता है, तो ये कहलाएगा विशेषण। दूसरा है वह बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान है, तो यहाँ पे वापस आएगा बुद्धिमान, ये उसकी विशेषता हो गई। लेकिन सुरेश की जगह यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया, तो ये वह, तो ये हो गया विशेष्य और ये हो गया बुद्धिमान, यह विशेषण। तीसरा है महिमा लंबी है। महिमा कैसी है? लंबी। ये उसका विशेषता हो गई, ये विशेषण शब्द हो गया। और कौन लंबी है? महिमा, ये विशेष्य हो गया। अगला है वह लंबी है, तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया, तो लंबी ये उसकी विशेषता हो गई और वह यह विशेष्य हो गया। राधा मोटी है, तो यहाँ पे जो मोटी है इसकी विशेषता हो गई, ये विशेषण कहलाएगा। कौन मोटी है? राधा। जिसके बारे में बताया गया, जिस संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताया गया वो विशेष्य कहलाएगा। वह पतली है, इसकी विशेषता क्या है? ये विशेषण शब्द पतली है, ये उसके गुण या उसके रूप के बारे में बताया गया। लेकिन कौन किसके बारे में बताया? एक सर्वनाम के बारे में विशेषता बताई गई, तो वो सर्वनाम क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। तो अब जो हमने जो वाक्य देखे, उपरोक्त जो वाक्य देखे हैं, उपरोक्त लिखे वाक्यों में बुद्धिमान, लंबी, मोटी और पतली, ये शब्द जो है ये विशेषण है। ये शब्द क्रमशः सुरेश, वह, महिमा, राधा आदि शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार सुरेश, वह, महिमा, वह, राधा तथा वह शब्द विशेषता बताते, अतः हम कह सकते हैं कि विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो अब प्रस्तुत वाक्य में हमने यही देखा था कि जिस शब्दों की हम जिस शब्द मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो विशेषण कहलाएंगे, और जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताया गया वो विशेष्य कहलाएंगे। तो आज हमने जो देखा था, आज के जो भाग में जो देखा था विशेषण और विशेष्य। पुनः एक बार इसकी मैं आपको परिभाषा सारांश में बता देती हूँ। पहले जो हमने देखा था संज्ञा और सर्वनाम, ये जो हमने 7वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। साथ ही साथ उसके भेद देखे थे हमने। और दूसरा जो देखा था सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। उसके भी हमने जो भेद देखे थे, उसके कुल 6 भेद देखे थे। और जो आज का जो हमने नया भाग देखा था विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की गुण के बारे में या रूप के बारे में उसकी जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और जो चौथा जो देखा था विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम की हमने विशेषता बताई है, उसके जो गुण के बारे में बताया, तो वो विशेषण कहलाएंगे। लेकिन जिसके बारे में हमने जो विशेष गुण बोले वो संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाएंगे?
विशेष्य कहलाएंगे। संज्ञा स्थान, ये जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द कहलाएंगे विशेषण, और जिसके बारे में विशेषता जो बताई गई वो शब्द कहलाएंगे विशेष्य। तो आज का जो भाग है, जो विशेषण और विशेष्य, इस भाग को आपको पुनः एक बार पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।